हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिस्ट्री में 10वीं क्लास का पार्ट नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करना भी न भूलें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आधुनिक युग से पहले, आधुनिक मतलब वर्तमान समय से पहले, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। ठीक है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। ठीक है, यानी कि देखिए, जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं ना, वो चीज़ें आज समय लगता है कि ऐसी थी, लेकिन इन चीज़ों को बनने में एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा ही जो आज हम वर्तमान में जी रहे हैं वो सारी चीज़ें एक जैसी बनी हैं। ठीक है, और पूरा जो विश्व है ये किस तरीके से एक दूसरे के, मतलब लोगों ने, देखिए, जो भूमंडलीकृत विश्व बनने की जो प्रोसेस है उसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? व्यापार करने के उद्देश्य से जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैश्विक आवाजाही में एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक देश से दूसरे देश में गई, तभी जाके ये पूरा जो विश्व है वो एक बना है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। ठीक है, यानी कि लोग बाग, देखिए, जो व्यापार, जो यात्री होते हैं, यात्री क्यों जाते हैं? या तो यात्री एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए, और जो पुजारी होते हैं, पुजारी और तीर्थयात्री होते हैं ज्ञान की तलाश में। ठीक है, अवसरों और शांति के लिए जो लोग बाग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और कई बार कुछ लोग, यानी कि यातनापूर्ण जीवन से, यानी कि कठिनाई से बचने के लिए भी लोग दूर दूर की यात्राएं करते हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते हैं। देखिए, ये तो आपको पता है, आप करंट में भी जान सकते हैं कि देखिए, जो कोविड फैला था, वो कोविड कैसे फैला था? इंडिया में तो बहुत बाद में आया था, पहले तो चाइना से ही स्टार्ट हुआ, चाइना से फिर वो पूरे विश्व में फैला। ठीक है, तो उसको फैलाने वाले कौन लोग थे? यानी कि जो लोग यहाँ से भारत से चीन में गए, चीन से फिर लोग दूसरे देशों में गए, तो इस तरीके से जो कोविड है वो फैला था। ऐसे ही जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ में पैसा भी लेके जाते हैं। ठीक है, और उनके बहुत सारे विचार होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो बीमारियां हैं और जो कीटाणु हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने से ही वो फैलते हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप ये देखो, जो मालदीव है, मालदीव भी एक देश है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कौड़ियाँ मिलती हैं, उन कौड़ियों का जो प्रयोग किया जाता था वो पैसे के रूप में या करेंसी, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चित ही साफ देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं रेशम मार्ग। ठीक है, आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। देखिए, सिल्क मार्ग का मतलब क्या है कि एक रास्ता, वो रास्ता जिस मार्ग से सिल्क भेजा जाता था। ठीक है, तो उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। और ये चीन के पास में था, और ये चीन का जो रेशम था उसका बहुत बहुत ही ज़्यादा वो महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व था, और वो जो रेशम था वो पश्चिमी देशों को भेजा
चाहता था। ठीक है, इसलिए उसका जो रास्ते का नाम ही फिर क्या पड़ गया, सिल्क मार्ग। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते में चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेश भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। अब हम बात करते हैं भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापार और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है। ठीक है, यानी कि जो सिसिली है वो क्या है, इटली का एक टापू है। ठीक है, और जो पास्ता है ना, जिसे आज आप हम खाते हैं, पास्ता अरब यात्रियों के साथ में 5वीं सदी में आया था। कहाँ पे, इटली में आया था। ठीक है, और आपको सबको तो पता है जो नूडल्स हैं, नूडल्स तो चीन से पश्चिम में पहुंचे। ठीक है, इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी ये न जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले ही दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, मूंगफली, मटर, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास में नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यानी कि देखिए, जो अमेरिका की जो खोज की थी वो किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है, यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों के पास से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। अब हम बात करते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोक ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रभावों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खाने से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में
तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत तो वहाँ के लोग एल डोरांडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं सदी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वे दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रभाव होता है। इससे लोग काम में रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री ने आर्थिक विनिमय में यानी कि पैसे की में 3 तरह की गतियों का उल्लेख किया। पहला है आपका व्यापार का प्रवाह, ठीक है, दूसरा श्रम का प्रवाह और तीसरा है पूंजी का प्रवाह। ठीक है, व्यापार में यानी जैसे कपड़ा या गेहूं आदि का व्यापार होता है और श्रम प्रवाह में क्या होता है कि लोग बाग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रवाह जो पूंजी प्रवाह होता है उसमें क्या होता है कि उसमें कम या ज़्यादा अवधि के लिए लोग बाग दूसरे इलाकों में अपने पैसे का निवेश कर देते हैं। ठीक है, यानी कि तो आर्थिक गतिविधियों में कितने तरह का प्रभाव होता है? 3 प्रकार का। पहला व्यापार प्रवाह, दूसरा वस्तु प्रवाह या श्रम प्रवाह और तीसरा पूंजी प्रवाह। ठीक है, ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। आपको पता है कि देखिए जब व्यापार होगा, ठीक है, तो व्यापार और श्रम और पूंजी तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले
और उद्योग बढ़ने लगे। कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। आयात का मतलब होता है जब अपने देश का माल दूसरे देश से आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयात। ठीक है। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे कॉर्नलो कहा जाता है। यानी कि कॉर्नलो क्या था, कॉर्नलो ये अमेरिका में लगाया गया था और इसमें जो अमेरिकी सरकार थी उसने मक्का के आयात में पाबंदी लगा दी थी। ठीक है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में वे जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती करने लगे। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था। खेतीहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत थी। ज्यादा जायदाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाके के लोग वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर पूंजी की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में काम करने लगे। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब ये काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाजों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाजों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल बस्ती कहा जाता है। यानी कि कैनाल बस्ती किसको है, जो पंजाब में जिन्होंने नहरें बिछाई थी, जो वहाँ पे जो बस्तियाँ थी उनको क्या बोला जाता है, कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी कहानी कपास की भी रही है जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीजों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसी कृषि उत्पादों तक कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। अब हम बात करते हैं तकनीक की भूमिका। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम ही होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी,
बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ता गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप से ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था या तो वे खाने लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। देखिए, आज इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत लंबा है, एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये चैप्टर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और कोई एसएसटी, टीजीटी, एसएसटी की ही तैयारी कर रहा है डीएसएसबी के लिए, उसके लिए भी ये चैप्टर उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर के मैं इतना ही, और नेक्स्ट इससे आगे के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।